श्रीधर, मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? आप फोटोग्राफी का काफ़ी शौक रखते हैं। आप जो फ़ोटो खींचेंगे इस मार्केट्स की, ये एक बुरी फ़ोटो होगी या एक अच्छी फ़ोटो खींचने जा रही है? अगर मैं आगे का देखूं तो मुझे लगेगा कि यहाँ से अच्छा ही होना चाहिए। मार्केट में उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, और ये उसका ही एक दृश्य है कि वन वे मार्केट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। ये इंटरनेशनल पहलू है जहाँ पे टैरिफ्स रिलेटेड काफ़ी इश्यूज आ रही हैं, और ग्लोबली सारे मार्केट इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। ये आज नहीं तो कल होना था। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा ही देखूंगा कि ये आगे अच्छे दिन आने के ये एक बेस बना रही है, पर काफ़ी फ्रॉथ थी मार्केट में, हमारे मार्केट में, दूसरे मार्केट्स में, तो वो सब निकल रही है एज वी स्पीक। श्रीधर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। सर, हमने कोविड का फेज देखा है, हमने मंदी का फेज देखा है 2008-2009 वाली, और फिर ये टैरिफ वाला टेरर देख रहे हैं। हालांकि एक थियरी चलती है बाजार में कि नहीं, मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त टाइमिंग इंपॉर्टेंट है? अगर किसी को वैल्यू बाइंग करनी है तो आपके हिसाब से वो समय अभी ठीक है, या फिर अभी एक बार चीजें थोड़े स्थिर हो जाने दे, थोड़ा माहौल शांत हो जाने दे, उसके बाद एक एक करके डिसीजन लेना चाहिए? तो पहले तो ये है कि ये टैरिफ्स का जो होल सिनारियो है, ये समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये सेल्फ गोल है यूएस का, और इनसे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। पर पहले हमें समझना होगा कि ये टैरिफ्स इन्होंने अनाउंस क्यों किए हैं। आपको पहला तो ये है कि यूएस का जो डेट सिचुएशन है आज 38 ट्रिलियन है, और हर साल वो 2 से 3 ट्रिलियन ऐड कर रहे हैं। 150% है उनका जो डेट टू जीडीपी। तो ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन आ गई थी उनका। और दूसरा है कि अगर यूएस का एवरेज टैरिफ्स देखें जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं यूएस, वो अबाउट 2.5% था बिफोर ट्रंप अनाउंस्ड हिज न्यू टैरिफ्स। तो एक्चुअली बहुत लो टैरिफ्स थी, जबकि दूसरी कंट्रियाँ यूएस की एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी भारी टैरिफ्स लगाते थे। तो ये एक वन साइडेड ट्रेड अरेंजमेंट हो गया था, जहाँ यूएस को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो आप चाइना का ही एक एग्जांपल ले लें कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ, कभी अराउंड 400 से 500 बिलियन का है। और अगर मैं उसमें मेक्सिको और वियतनाम भी ऐड कर दूं, जो लोगों को लगता है कि चाइना का ही माल वहाँ से घूम के जाता है, तो आप $300 बिलियन और ऐड कर सकते हैं उसमें। तो यू आर टॉकिंग ऑफ ऑलमोस्ट 700-800 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट वो करते हैं। और यूएस का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, लेकिन चाइना ने सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बैन करके रखा हुआ है। तो ना फेसबुक, ना गूगल, ना अमेजॉन, कोई भी चाइना में ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो आई थिंक ये वन साइडेड हो गया था टोटल, जो यूएस बहुत सालों से ये चल रहा था, और अब वो इस सिचुएशन पे आ गए थे कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। सेम इज़ विथ इंडिया। अगर आप इंडिया का टैरिफ्स भी देखें, हमने भी उनके ऑटोमोबाइल्स और उनके लिकर्स पे 100% या 70% टैरिफ्स लगा के रखे हुए हैं। जो अगर आप उदय कोटक जी की भी बात सुने, वो उन्होंने भी बोला है कि हम बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं एज एन इकोनॉमी, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक 91 मोमेंट हो सकता है, जहाँ पर बाहर की एक फोर्स के कारण हमें एक रिफॉर्म करना होगा, विच इज़ कि हमें खुद की टैरिफ्स के ऊपर वापस एक चिंतन करना होगा कि इतने टैरिफ्स लेके, इतना प्रोटेक्शन लेके हम किसको बचा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, और बाकी जो भी एक्सपर्ट्स इसके बारे में जो टिप्पणी करते हैं, उनके हिसाब से इंडिया जो है टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस करेंगी। ग्लोबली भी काफ़ी कंट्रियों ने टैरिफ्स जो है ज़ीरो कर दिया है। वियतनाम ने कर दिया है, ताइवान ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया, और भी बहुत 50 कंट्री हैं। जो ट्रेजरी सेक्रेटरी के आप इंटरव्यू देखें, उन्होंने बोला कि 50 कंट्रियों ने ऑलरेडी टैरिफ्स जो है रिड्यूस करने का उन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल भेज दिया है। इससे जो है ट्रेड बढ़ सकता है ग्लोबली। एक बार ये डस्ट सेटल हो जाए तो ट्रेड बढ़ सकता है। चाइना का क्वेश्चन मार्क रहेगा कि चाइना कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। तो ये जो सिचुएशन है अगले 1-1.5 महीने में ही रिजॉल्व होगा। मार्केट
इस दौरान काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। तो निवेशक अभी खरीदना चाहें या मैं तो बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड, मेरे हिसाब से तो जो मार्केट अंडरस्टैंड नहीं करते अच्छे से, उनके लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी जो है वो ऑप्शन में आपको ऊपर और नीचे के दोनों के एनएवीज मिलते हैं, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। जो मार्केट्स अच्छी तरह समझते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, पर ऐसा नहीं है कि ये वी शेप रिकवरी होगा, ये इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। सो टैरिफ की थ्योरी को हर तरह से समझना बेहद ज़रूरी है। श्रीधर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और फोटोग्राफी का शौक आप रखते हैं तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन फोटोग्राफर्स जो हैं अलग अलग लेंस से फोटोग्राफी करते हैं, और इसी का प्रमाण इस वक्त आपने दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर वन साइड व्यू सभी कह रहे थे कि बहुत ही टफ डिसीजन लिया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। एंड नाउ व्हाट यू सेज, वन साइड लॉस फॉर यूएस, सो उन्हें भी इस तरह के एक डिसीजन लेना ही था। इट्स अ डिफरेंट लेंस इन इटसेल्फ। भारतीय बाजार में वी हियर यू व्हेन यू से कि म्यूचुअल फंड्स एसआईपी पर फोकस करना है, लेकिन पिछले दिनों जो करेक्शन हुआ है ना श्रीधर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स सहम गए हैं। अगर उनके पास कैपिटल है तब भी मार्केट में एंटर करना है या नहीं। सो ऐसे में लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप कहाँ पर नज़र होनी चाहिए? क्योंकि मिड कैप पर कुछ हद तक मन जाता ज़रूर है, लेकिन ब्लड बाथ भी मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा होता है। एंड 2025 हैज़ बीन अ टफ ईयर। यहाँ से आगे भी इसी तरह की सिचुएशन होगी? एक तो ये है कि हम यूज्ड टू हो गए हैं कि हर साल हमें इक्विटी में पॉजिटिव ही रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि पिछले 7-8 साल में जैसे रिटर्न्स आए हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ ये हो गया कि हाँ, इक्विटी में आप पैसा डालेंगे तो रिटर्न आएगा। जैसे मैं अभी रिसेंटली बता रहा था किसी को कि मैं 94 में मार्केट में आया था, और 94 से 99 मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिए 5 साल। उसके बाद एक टेक बूम बस्ट आया, फिर मार्केट करेक्ट हुआ, फिर 2003, सो 99 से 2003 मार्केट कहीं नहीं गया। तो मार्केट्स में फेजेस आते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बेयर फेज में जा रहे हैं, मैं खाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हर साल पॉजिटिव रिटर्न्स आने ये मार्केट में कहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो 25 हम पहले से बोल रहे हैं कि ये 25 जो है एक टफ ईयर है, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं 25 में। अर्निंग्स भी हमारी जो हैं थोड़ी वीक चल रही हैं, एंड हमें हमारी इंटरनल जो असेसमेंट है FY26 की, जो अभी मार्केट की कंसेंसस अर्निंग करीब 14-15% है, वो भी शायद डाउनग्रेड होके 8-9% के आसपास आने के चांसेस हैं। तो ये एक टफ फेज़ है। सो 25 में हो सकता है कि हम नेगेटिव रिटर्न्स ही पाएँ, बट ये एक बेस बना सकता है आपको जो 26 एंड 27 के लिए। एंड एसेट एलोकेशन, जो दूसरी मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि सारे जो एग्स आप एक बास्केट में नहीं डालते हैं, तो आपको एसेट एलोकेशन करना ही चाहिए कि आप इक्विटी करें, थोड़ा डेट भी रखें, थोड़ा गोल्ड रखें, तो आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखेंगे। तो जब इक्विटी करेक्ट होता है तो आपका दूसरा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा आपको बैलेंस देता है। सो दैट्स हाउ आई वुड रेस्पॉन्ड। ठीक है श्रीधर, जैसे आप सारी चीज़ों को नोटिस करवा रहे हैं और सारे एसेट्स क्लास भी आपने नोटिस कराए, मैं वापस बैक टू द इक्विटी ही आ जाता हूँ, क्योंकि इक्विटी में भी अपने आप में सेक्टोरियल एसेट क्लास है। कुछ ऑटोज़ हैं, कुछ फार्मा हैं, कुछ आईटी है, ये सब चीज़ें हैं। मैं मान के चलता हूँ ये टैरिफ वाला मैटर शायद 1 से 2 महीने भी और चलेगा, धीरे धीरे करके शायद ये फेड हो जाएगा, मैं जितना आपको सुन भी पा रहा हूँ मैं। तो हमको कहाँ पे अपना चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से और पॉजिटिवली देखना है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आज जब 1000 पॉइंट श्रीधर निफ्टी नीचे था ना, तो गोदरेज कंज्यूमर्स हरे निशान में था। तो क्या ऐसे ही हमको देखना है कि जिसका ग्लोबल एक्सपोजर ना हो, इंडियन डोमेस्टिक अच्छा हो, या वो अपनी बैलेंस शीट को किसी तरह से इन सब टैरिफ वगैरह से बचा पाएगा, ऐसे ही रीड करें? या तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक पे तो बात नहीं करूँगा, बट मैं जनरली यही बोलूँगा कि जहाँ स्टॉक्स की अर्निंग्स की आउटलुक थोड़ी प्रेडिक्टेबल होगी, और वो स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है। इवन एक्सपोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपोर्ट्स में हैं तो आपकी अर्निंग, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे टैरिफ्स के बाद भी आप जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेंगे, तो आपको कोई हिट नहीं आएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि ये अभी सेक्टोरल
प्रेडिक्शन देना ऐसे मार्केट में बहुत मुश्किल है कि मान लीजिए कि कल ट्रंप के साथ हमने ट्रेड डील साइन कर लिया जो बहुत फेवरेबल है, तो एक्सपोर्ट्स वाली सेक्टर भी अच्छा कर सकती हैं। तो इस समय क्योंकि हमारे पास सारे जो डेटा पॉइंट्स अभी हाथ में नहीं हैं, आई वुड से दैट इट्स टू अर्ली टू से कि कौन से सेक्टर अच्छा करेंगे, कौन से सेक्टर नहीं करेंगे। अर्निंग्स ग्रोथ इज़ व्हाट आई विल लुक एट, वेदर वो एक्सपोर्ट्स में हो या नॉन एक्सपोर्ट्स में हो या डोमेस्टिक में हो। ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंजम्पशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इससे जो भी टैरिफ से जो इम्पैक्ट आ रही है, इससे हमारी डोमेस्टिक में भी इम्पैक्ट आएगी। मे बी हमारी इम्पैक्ट थोड़ी कम होगी बाकी कंट्रियों के तुलना में, पर इम्पैक्ट तो इसमें भी आएगी। तो एक स्लोडाउन आने का तो चांस है। जीडीपी का जो नंबर है वो मे बी 50 बेसिस पॉइंट से कम भी हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करती है, आरबीआई क्या करती है टू स्टिमुलेट, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई वुड से कि जहां अर्निंग्स जहां स्ट्रॉन्ग लग रही है और जहां पे सस्टेनेबल लग रही है, वो स्टॉक्स बेटर करने के आसार अच्छे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कौन सा सेक्टर। तो आपको मेरा आंसर बहुत वेग लगेगा, बट ऑनेस्टली डेटा पॉइंट्स इतने वेग हैं राइट नाउ कि आई कैन ओनली से दैट जब आप गाड़ी चला रहे हो और धुंधला फॉग ही हो तो हम धीरे गाड़ी चलाते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन है कि अभी जल्दबाजी कुछ ना करें, थोड़ा धीरे से एसेस करें एंड टेक इट एज इट कम्स। जी 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 श्रीधर सर, एक आखिरी सवाल, और ये जो सवाल है तमाम लोगों के मन में उठ रहा होगा। देखिए, ये लड़ाई शुरू ही हुई अमेरिका और चीन से, ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 180 देशों पर टैरिफ लगाया, और अब खुलकर दो दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं आमने सामने हैं, चीन और अमेरिका। एक मेरे मन में भी प्रश्न है और तमाम लोगों के मन में भी सवाल होगा कि क्या इन दोनों इकोनॉमीज के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, भारत को उसके कहीं फायदे भी हो सकते हैं क्या, या फिर नुकसान ही होंगे? बड़े ट्रेड वॉर में किसी को फायदा नहीं होता है। इवेंचुअली इसमें नुकसान ही होने का चांस है। अगर इंडिया अपना कार्ड्स अच्छा खेले तो हो सकता है कि आपको नुकसान कम हो, आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। जैसे चाइना +1 एक थीम जो काफ़ी दिन से चल रहा है। कुछ सेक्टर्स में कंपनियों ने अपनी जो है सोर्सिंग बेस इंडिया में बढ़ाई थी। अगर हम अपना कार्ड्स अच्छा खेलें तो और गवर्नमेंट भी इसमें इंसेंटिव्स दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें बढ़ाए, तो हो सकता है कि ये चाइना +1 की जो स्टोरी है और आगे बढ़ सकती है। तो अब यूएस और चाइना इवेंचुअली ट्रेड नेगोशिएशंस कैसे करती है, ये ओनली टाइम विल टेल। एज वी स्पीक चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ डाले हैं, तो ये मेरे हिसाब से चाइना के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एज वी स्पीक यूएस इज़ द बिग डैडी एंड चाइना जो है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी आंकड़े बताए आपको कि 600 से 700 बिलियन डॉलर का उनका नेट ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। तो ऐसे समय पे रिटेलिएटरी टैरिफ डाल के एंटेगनाइज करने का मेरे हिसाब से मतलब नहीं बनता है। बट ये तो वो बड़े कंट्रीज़ और उनके लीडर्स ही समझ सकते हैं। इंडिया ने एज ऑफ नाउ बहुत संयम दिखाया है और बैक चैनल पे जो है हम नेगोशिएशंस हम जारी रख रहे हैं। इट्स हाईली पॉसिबल दैट हमारे भी टैरिफ्स बहुत हाई हैं, तो हम अगर ये टैरिफ्स हम घटाते हैं और इन रिटर्न यूएस अगर हमारी तरफ जो उन्होंने टैरिफ डाला है वो अगर घटाते हैं, तो ये दो कंपनियों के लिए अच्छा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 15 दिन में या 1 महीने में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इवेंचुअली टैरिफ्स कम होंगे फॉर मोस्ट कंट्रीज एंड ट्रेड विल improve, but we'll have to see how things play out. Sridhar, it's really very interesting to listen to your views. समय की पाबंदी है, but can't let you go before asking this. Gold, one of the asset class जिसे लोग भूल जाते हैं, silently outperform कर रहा है. Yes. Is it the right time to get into it as well? So मैं गोल्ड पे काफ़ी बुलिश रहा हूँ। मैंने हर बार आपके चैनल में भी मैंने इन्वेस्टर्स को बोला था कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन था, जो गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया। उनको भी रियलाइज़ हो गया कि वो इन्वेस्टर्स को फ्री मनी दे रहे हैं।
गोल्ड एक एसेट क्लास है जिस मेरे हिसाब से एटलीस्ट 8 से 10% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग शुड बी इन गोल्ड। दैट हैज़ बीन मेरी जो राय है वो है। अभी इस समय गोल्ड पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे चुकी है। तो मेरे हिसाब से जब कोई भी एसेट क्लास इतनी तेज़ी से ऊपर जाती है तो एक करेक्शन तो आता है उसमें। मैं बुलिश हूँ गोल्ड पे, बट मेरे हिसाब से एक शायद करेक्शन आ सकता है पिछले अगले 1 से 2 महीने में। वो करेक्शन का एडवांटेज लेके अगले 3-4 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी व्यू है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड करेक्ट ही हो, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। बट दैट इज़ माई ब्रॉड व्यू कि आपको एटलीस्ट इस पर कुछ नहीं तो आप SIP कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना जो है इसमें 8 से 10% ऑफ फाइनेंशियल सेविंग्स आप गोल्ड में रख सकते हैं। श्रीधर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, अपना समय देने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक्स अ लॉट।